सो हेलो, नमस्ते। नॉलेज टुडे में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लैक होल के बारे में कि ये ब्लैक होल जो है वो क्या है। ये जो ब्लैक होल है वो क्या है। मेरा जो इस स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाने का जो मकसद है वो बस इतना है कि ब्लैक होल से रिलेटेड यूट्यूब पे जितने भी वीडियोज़ हैं उसमें अधिकतर वीडियोज़ ऑलमोस्ट मोर देन 95% वीडियोज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इल्यूजनरी बातें बताते हैं, नॉनसेंसिकल बातें बताते हैं जिनका फैक्ट से कोई नाता नहीं होता है। सिर्फ व्यूज पाने के लिए एज एन इंफोटेनमेंट वीडियो के नाते के तरीके से उन्होंने वीडियो बनाया हुआ है ब्लैक होल पर। एक आध दो चैनल्स के वीडियोज़ हैं जिन्होंने इस पर डिटेल में पूरा एनालिसिस प्रेजेंट किया है, बट उनके जो वर्ड्स हैं जिस तरीके से उन्होंने ब्लैक होल को एक्सप्लेन किया है और उन्होंने जिस तरह के शब्द का प्रयोग किया है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में बिल्कुल आसान भाषा में एक एक चीज़। ब्लैक होल क्या होता है, अब तक इसके ये क्यों पढ़ना हम लोगों के लिए ज़रूरी है, क्यों जानना ज़रूरी है, और इससे रिलेटेड अब तक क्या रिसर्च हुए हैं, और ये पूरे के पूरे जो मानव जाति है उसको किस तरीके से जो है वो अफेक्ट करेगा इन फ्यूचर भी, और पास्ट में इसने किस तरीके से मानव जाति को अफेक्ट किया था। तो सब कुछ देखेंगे ब्लैक होल के बारे में एकदम बिल्कुल आसान भाषा में, शुरू से लेकर अब तक की कहानी बिल्कुल समेटने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, पहला रिक्वेस्ट तो मेरा हर वीडियो शुरू करने से पहले होता है कि आप इस वीडियो को पूरा देखो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करना। हमारे चैनल को तो अभी जस्ट सब्सक्राइब करो, नीचे सब्सक्राइब रेड कलर का बटन होगा वहाँ जाके क्लिक करो। और दो रिक्वेस्ट और मेरे रहते हैं, हर वीडियो से पहले हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ो और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करो। टेलीग्राम चैनल से जुड़ो और फेसबुक पेज को लाइक करो। इन दोनों के लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल से जुड़ो और फेसबुक पेज को लाइक करो। ये मेरा रिक्वेस्ट होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ब्लैक होल्स को समझने से पहले हमको अपने यूनिवर्स को समझना पड़ेगा, अपने ब्रह्मांड को समझना पड़ेगा जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हमारी पृथ्वी है, जिसमें हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है। ये कैसे बना, तो इससे जुड़े जो हैं ये इन्फोग्राफिक है वो इसी को एक्सप्लेन करता है कि यूनिवर्स कैसे बना। एक्चुअली में यूनिवर्स के निर्माण को लेकर कई तरह की थ्योरीज हैं, लेकिन एक जो थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी जो सबसे ज़्यादा सर्वमान्य है, बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट इसी थ्योरी को मानते हैं। तो हम लोग भी इसी थ्योरी के हिसाब से चलेंगे। एक्चुअली में ये थ्योरी कहती क्या है, ये थ्योरी क्या कहती है, इस यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ होगा। ये जो थ्योरी बताती है वो बताती ये है, आप समझने की कोशिश करना ये थ्योरी क्या बताती है। देखिए, कई अरब साल पहले ऑलमोस्ट 13.8 बिलियन ईयर्स एगो, अभी नहीं 30.8 बिलियन ईयर्स एगो, उससे भी ज़्यादा ऑलमोस्ट 14 बिलियन साल पहले, 14 बिलियन साल पहले क्या हुआ होगा। इस ब्रह्मांड का निर्माण एक बिल्कुल एक छोटा कण, एक छोटा आप कह सकते हो पार्टिकल होगा। ये बिग बैंग थ्योरी है, आप बस समझ जाओ क्या है, क्यों, क्या इसके लेकर क्या एक्सपेरिमेंट हैं, इस पर कोई बात अभी तक नहीं हुई है। बस इसको लेकर इसलिए सब लोगों ने हामी भरी है, सभी साइंटिस्ट ने, बिकॉज अगर इस थ्योरी को आप हर जगह अप्लाई करोगे तो चीज़ें फिट बैठती हैं, इसलिए इस थ्योरी को सबसे ज़्यादा माना गया है। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्या कि आप जस्ट इमेजिन करो कि ये एक छोटा पार्टिकल है और ये यूनिवर्स नाम की कुछ चीज़ नहीं थी। आप समझ जाओगे सब कुछ, हम, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, सब कुछ इसी एक पार्टिकल में समेटे हुए थे। कुछ उस समय नहीं था, दुनिया नाम का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, और सब कुछ पूरी की पूरी दुनिया, पूरा का पूरा सब कुछ जो हम देखते हैं, आकाश, आसमान, सब कुछ इस छोटे पार्टिकल में समेटाया हुआ था। लगभग 14 बिलियन साल पहले क्या हुआ,
यहाँ विस्फोट हुआ, बहुत ही तेज गति से यहाँ विस्फोट हुआ, बिग बैंग हुआ, बहुत भयानक विस्फोट हुआ। और ये जो छोटा पार्टिकल है वो टूट टूट कर बिखरने लगा, ये जो है ये फैलने लगा, ये फट फट कर फैलने लगा। और ये फैल कर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को आप कह सकते हो कि पूरे के पूरे जैसे जैसे फैल रहा था ये पार्टिकल, जैसे जैसे बिग बैंग के बाद, एक विशालकाय धमाके के बाद, विस्फोट के बाद जैसे जैसे ये पार्टिकल फैलना शुरू हुआ तो इसने क्या किया कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो आप कहें फैलाने शुरू किए पूरे के पूरे। जैसे जैसे ये एक्सपैंड हो, जैसे जैसे ये बड़ा होता गया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें फैलता गया। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फैलने से क्या हुआ, ये पार्टिकल बहुत फैला, बहुत फैला। 14 बिलियन साल पहले बहुत ज़्यादा फैलता गया, फैलता गया, फैलता गया। और जैसे जैसे ये फैल रहा था, जैसे जैसे ये फैल रहा था, ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को जो है वो पूरे के पूरे अपने अंदर फैलाया जा रहा था, फेंके जा रहा था, बिल्कुल आप कह सकते हो कि बिछा रहा था, फैला रहा था प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब इतने सारे पूरे के पूरे ब्रह्मांड में इतने सारे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हो गए तो कहीं ना कहीं हुआ ये होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में मिले होंगे। और ये जब आपस में मिले होंगे तो इन्होंने एक नाभिक की संरचना की होगी, एक सेंटर का, एक एटम का, एक एटम के नाभिक की संरचना रखी गई होगी। क्योंकि हम समझते हैं कि किसी भी एटम के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और इसी तरीके से जब और ये प्लस होता है तो इलेक्ट्रॉन ने क्या किया होगा कि जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है उसने क्या किया होगा, इससे आकर्षित होकर इसके चारों ओर चक्कर काटना शुरू किया होगा। और उस हिसाब से एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन का चक्कर काटने से एक एटम का निर्माण हुआ होगा, जिसको आज हम हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ होगा कि फिर हाइड्रोजन आपस में मिलकर हीलियम बनाते होंगे, और फिर इस तरह से हीलियम बनाते होंगे और इस तरह से एनर्जी निकलती होगी, जिस एनर्जी से पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। तो बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि कोई अरब साल पहले, लगभग 14 अरब साल पहले, एक छोटा पार्टिकल जिसमें बहुत बड़ा धमाका हुआ होगा, और उसी धमाके को से वो पार्टिकल फैलता गया और उसके अंदर कई तरह के छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते गए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते गए, हाइड्रोजन बनाते गए, हाइड्रोजन मिलते गए, हीलियम बनाते गए, और उससे ऊर्जा निकलता गया। और ये ब्रह्मांड जो है और ज़्यादा फैलता गया और ये आज भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है। लेकिन इसका फैलाव एक जगह कहीं अधिक है और एक जगह कहीं कम है। अब हमको समझना पड़ेगा, हमने समझ लिया बिग बैंग थ्योरी को, इससे ये हुआ होगा। आई होप आपको समझ में आया ब्रह्मांड कैसे बना। अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि हमारे सोलर सिस्टम के बारे में बिल्कुल डिटेल में समझना पड़ेगा। देखिए, हम एक ह्यूमन हैं, हम एक प्लैनेट पे रहते हैं जिस प्लैनेट का नाम है अर्थ। अच्छा, अर्थ एक सोलर सिस्टम, अर्थ के आसपास भी तो कई तरह के प्लैनेट्स हैं, नेपच्यून है, सैटर्न है, मार्स है, तो कई तरह के प्लैनेट्स हैं। और इन सब प्लैनेट जो होते हैं एक स्टार के चक्कर काटता है, एक स्टार के चक्कर काटता है जिसको हम लोग कहते हैं सन। और सब कुछ जो है अगर आप देख पा रहे हो तो ये सन के चारों ओर जो है वो सब कुछ चक्कर काट रहा होता है। तो ये एक पूरा का पूरा एक सोलर सिस्टम कहलाता है, और एक सोलर सिस्टम कहलाता है। और ये सोलर सिस्टम जो है, आप अगर इमेजिन करो तो ये जो सोलर सिस्टम है, इस सोलर सिस्टम के कई सारे कई प्रकार के और कई सोलर सिस्टम मिलते हैं, तो एक गैलेक्सी का निर्माण करते हैं। आप बस समझ जाओ कि एक गैलेक्सी में कई सोलर सिस्टम्स होते होंगे, कई प्लैनेट्स होते होंगे, कई स्टार्स होते होंगे। उसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछ ले कि हमारा जो पृथ्वी है वो किस गैलेक्सी में है, तो हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं। फिर गैलेक्सी आपस में कई गैलेक्सीज मिलकर एक क्लस्टर का निर्माण करते हैं, और फिर ऐसे न जाने कितने, एक क्लस्टर में न जाने कितनी गैलेक्सीज होती होंगी।
और उस गैलेक्सी में यानी कितने स्टार्स होते होंगे, कितने प्लैनेट्स होते होंगे, और फिर कई क्लस्टर मिलकर एक सुपर क्लस्टर बनाते होंगे। एक सुपर क्लस्टर में जो होगा वो बहुत सारे क्लस्टर्स होते होंगे। तो ये पूरा का पूरा मैंने समझाने की कोशिश की सोलर सिस्टम का एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, कि देखिए प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट जो होते हैं वो स्टार्स के चक्कर काटते हैं, इससे एक सोलर सिस्टम बनता है। एक गैलेक्सीज में कितने बहुत ज़्यादा सोलर सिस्टम्स होते हैं। पृथ्वी जो है मिल्की वे गैलेक्सी में है, फिर कई गैलेक्सी जो हैं वो आपस में मिलकर एक क्लस्टर्स बनाते हैं, फिर कई क्लस्टर आपस में मिलकर जो है एक सुपर क्लस्टर बनाते हैं। तो ये हमारे और फिर कई सुपर क्लस्टर मिलकर आपस में यूनिवर्स का निर्माण करते हैं। कई सुपर क्लस्टर आपस में मिलकर जो है वो किसका निर्माण करते हैं, वो यूनिवर्स बनाते हैं। आप समझ जाओ कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, उसमें कितने सुपर क्लस्टर्स हैं, यानी आप समझो कि उसमें पृथ्वी जैसा कितना प्लैनेट होता होगा। पृथ्वी छोड़ो, सूर्य से भी कई गुना बड़ा, न जाने कितने स्टार्स इस यूनिवर्स में होंगे जिसका पता भी हमें नहीं है। हमें बस सूर्य दिखाई देता है कि वो पृथ्वी से इतना गुना बड़ा है, सूर्य से भी न जाने कितना गुना बड़ा स्टार इस यूनिवर्स में होंगे, और न जाने कितनी ऐसी गैलेक्सीज होंगी, कितने ऐसे क्लस्टर्स होंगे, कितने ऐसे सुपर क्लस्टर्स होंगी। आप इमेजिन करो कि हमारा सोलर सिस्टम इतना बड़ा है, और एक सुपर सोलर सिस्टम के बाद एक गैलेक्सीज इतनी बड़ी होती है, उसके बाद गैलेक्सीज के अंदर भी कई गैलेक्सीज आपस में मिलकर क्लस्टर्स बनाती हैं, तो क्लस्टर्स कितनी बड़ी होती होंगी, और उस तरीके से कई क्लस्टर्स आपस में मिलकर एक सुपर क्लस्टर्स बनाते हैं होंगे, और कई सुपर क्लस्टर्स आपस में मिलकर के यूनिवर्स का निर्माण करते हैं। तो आप समझ जाओ कि यह यूनिवर्स कितना बड़ा होगा। यानी एक पार्टिकल से हमने एक्सपैंड करके इतना बड़ा, आप कह सकते हो, वॉल्यूम में चीज़ें तैयार कर ली, और ये आज तक हुआ 13.8 बिलियन ईयर्स एगो से बढ़ता गया, और ये लगातार बढ़ता भी जा रहा है। तो आप समझ जाओगे कि यूनिवर्स कैसे बना, हमारा सोलर सिस्टम, हम कहाँ हैं। आप पूरे सोलर सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में आपको जो है वो जानकारी मिल गई होगी। अभी मैं ब्लैक होल पे नहीं आ रहा हूँ, आप अभी समझ जाओ कि पूरा यूनिवर्स का बेसिक मैं आपको पहले बता दूं, उसके बाद मैं ब्लैक होल पे आता हूँ। ब्लैक होल बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन अगर आप ये सब समझ जाओगे तो ब्लैक होल समझना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। देखिए, हमको उसके पहले समझना पड़ेगा कि स्टार क्या है, प्लैनेट क्या है, ये सब होता क्या है। देखिए, मैं बिल्कुल साफ शब्दों में बता दूं कि देखिए स्टार और प्लैनेट क्या है। देखिए, मैंने आपको बताया बिग बैंग थ्योरी में एक पार्टिकल जो है वो विस्फोट होता है, और उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर आपस में एक एटम बनाते हैं, और ये एटम एक आपस में जो है वो हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो होता क्या है सोलर सिस्टम में, सोलर सिस्टम में क्या होता है कि इस तरह के कई जगहों पर इस तरह के गैस का एक अंबार जमा हो जाता है। इस तरह के गैस का जो है एक अंबार जमा हो जाता है, और इस अंबार में क्या होता है, और ऐसे ऐसे न जाने कितने गैस के बड़े बड़े गोले इस सोलर सिस्टम में घूमते रहते हैं। इसको नेब्यूला कहते हैं, इसको जो क्या कहते हैं, इसको नेब्यूला कहते हैं। इस तरह के न जाने कितने सारे नेब्यूलाज जो गैस का गोला है हमारे यूनिवर्स में घूमते रहते हैं। जाहिर सी बात है, हमारा यूनिवर्स बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इस तरह के गैस के गोले जो हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में घूम रहे होंगे हमारे यूनिवर्स में। तो क्या होता होगा कि इस तरह के जो नेबुलाज हैं वो आपस में मिलते होंगे, टकरा जाते होंगे, मिलते होंगे, और इससे जो है एक बड़ा नेबुला का निर्माण करते होंगे। और बड़ा नेबुला जब बन जाता होगा तो ये ग्रेविटेशन के कारण ज़ोर ज़ोर से घूमने लगना शुरू कर दिया होगा। हो सकता क्या है कि देखिए जस्ट क्या होता होगा, यूनिवर्स बना, फिर एटम्स बने, हाइड्रोजन बना, और इस तरीके से गैस की उत्पत्ति हुई, हीलियम बना, गैस की उत्पत्ति हुई। तो ये नेबुलाज एक जगह इकट्ठा हुए, और न जाने ऐसे ऐसे कितने सारे नेबुलाज जो होंगे हमारे यूनिवर्स में होंगे। और ये जब जो छोटा होगा वो तो नहीं चक्कर काट रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे ये आपस में टकराते हैं और मिलकर ये जैसे जैसे बड़ा बड़ा नेबुला बनाना शुरू करते हैं, तो ग्रेविटेशन के कारण ये बहुत तेज़ी से घूमने लगते हैं। जैसे ही ये बहुत तेज़ी से घूमने लगते हैं तो क्या होता होगा कि इसके सेंटर में जो है वो हल्की गैस है, क्योंकि सब गैस का एक गोला है। इसमें क्या है, गैस है, डस्ट है, पार्टिकल्स है, छोटे छोटे कण हैं इस नेबुलाज के अंदर। तो ये इतने बड़े हो गए
ये तेज़ी से जो है वो घूमने लगा, और इतनी तेज़ी से घूमे कि जो इनके अंदर की जो हल्की गैसें हैं वो इनके सेंटर में आने लग गई। इनके जो अंदर की जो गैसें हैं वो सेंटर में आने लगी हैं, जो भारी गैसें हैं वो ऊपर रहने लग गई। जो इनकी जो भारी गैसें हैं वो ऊपर चलती गई। इस तरीके से क्या होता है कि अंदर हल्की गैसें क्या होती होंगी, जाहिर सी बात है हल्की गैसें कौन हो सकती है, हल्की गैसें होती होंगी हाइड्रोजन ही, हाइड्रोजन और हीलियम, इस तरह की चीज़ें ही जो हैं। तो मैं ये क्या बता रहा हूँ, नेबुला के जरिए मैं बता रहा हूँ कि हाउ स्टार्स फॉर्म्ड, स्टार्स एक्चुअली बनते कैसे हैं, तारे बनते कैसे हैं। तारों से ही ग्रह का निर्माण होता है। हमारे अगर कहा जाता है, ये भी है, कई तरह की थ्योरीज हैं कि हमारा अर्थ कैसे बना, हमारा अर्थ जो है सन से ही बना। मैं आगे सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। मैं अभी आप फिलहाल समझिए बिग बैंग होता है। बिग बैंग से क्या होता है कि गैसेस बनती हैं, जब वो गैसेस बनती है तो आपस में मिलने लगती हैं और इतना बड़ा एक फॉर्म बनाती है, इतना बड़ा एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है उससे कि ये बहुत तेज़ी से घूमने लगते हैं। इतनी तेज़ी से घूमते हैं कि हल्की गैसें इनके सेंटर में जाती हैं और जो अपेक्षाकृत भारी गैसें हैं वो सेंटर से दूर जाती हैं, और इस तरीके से ये घूम रहा है और इससे सेंटर में जो है हल्की गैसें आने लग गई, और जैसे जैसे ये उसके ऊपर जो है वो भारी गैसें आने लग गई। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अब होता क्या है। देखिए, ये मान लीजिए एक नेब्यूला है, इसके जो सेंटर में, इसके सेंटर में जो है वो हल्की गैसें आने लग गई, बेसिकली इसमें हाइड्रोजन और हीलियम आने लगे, और जो अपेक्षाकृत भारी गैस है तो इसकी बाहर आने लग गई। तो जैसे जैसे अब इसमें जो है वो कितने हाइड्रोजन गैसेस आती होंगी, बहुत बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन गैसेस आती होंगी। तो क्या होता है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर क्या बनाता है, हीलियम बनाता है, और सिर्फ हीलियम ही नहीं बनाता, ये एक बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। यानी सिर्फ वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर हीलियम, अंदर क्या होता है हल्की गैसें ही जाती हैं, हाइड्रोजन जाती हैं। तो हाइड्रोजन बहुत बड़ी मात्रा में सेंटर में जाती हैं, तो सिर्फ बैठी नहीं रहती हैं, वो क्या करती हैं, आपस में न्यूक्लियर फ्यूज़न करती हैं। ये न्यूक्लियर फ्यूज़न कहती हैं, इसको कहते हैं। हाइड्रोजन आपस में मिल गए, हीलियम का निर्माण किया। हीलियम के निर्माण के साथ बहुत बड़ी मात्रा में क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है। इतनी बड़ी मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होता है कि आप कह सकते हो कि फिर से इसी एनर्जी का उपयोग किया जाता है और हाइड्रोजन को आपस में मिलाकर हीलियम बनाने के लिए। तो इस तरीके से क्या होता होगा कि मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो है एक नेब्यूला है, इसके सेंटर में जो है वो हाइड्रोजन आ गई, और ये आपस में मिलकर क्या कह रहा है, हाइड्रोजन आपस में मिलकर क्या बना रहा है, हीलियम बना रहा है, और एक बहुत बड़ी मात्रा में जो है एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। फिर आपस में हाइड्रोजन में मिल रहे हैं, और ये क्रिया जो है वो लगातार चल रही है, रुकती नहीं है। हाइड्रोजन मिलते हैं, ऊर्जा निकलता है, फिर उस ऊर्जा का उपयोग जो है वो कुछ ऊर्जा बाहर निकल जाती है, जबकि कुछ ऊर्जा का उपयोग जो है वो फिर से हाइड्रोजन को मिलाने में लगता है, और इस तरीके से एक लगातार न्यूक्लियर फ्यूज़न की क्रिया चलती रहती है। जैसे जब ये अंदर हाइड्रोजन बनता है और इतनी बड़ी मात्रा में एनर्जी निकलती है, तो ये बाहर की ओर धक्का देती है, ये जो है एक्सपैंड होना चाहती है, ये बाहर की ओर धक्का देती है, ये एक्सपैंड होना चाहती है, ठीक। और हमें पता है कि चूँकि चारों ओर ये चक्कर काट रहा है, तो ये इसके अंदर जो है, इसके ऊपर की ओर ग्रेविटेशनल फोर्सेस इसको लगते होंगे जो इसको संकुचित करना चाहती होंगी। आई होप आप समझ रहे हो। मैं आपको फिर से बता दूँ कि हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे यूनिवर्स में न जाने ऐसे कितने कितने गैस के गोले होते होंगे, जिस गैस के गोले को हम नेबुला कहते हैं। ये आपस में टकरा कर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर क्रिएट करते होंगे, बहुत बड़ा नेबुला बनाते होंगे, और ये नेबुला क्या होता होगा कि इतने भार के कारण तेज़ी से ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण घूमना प्रारंभ कर चुका होगा, और ये घूमने से क्या होता होगा कि जो हल्की गैसें हैं उनकी सेंटर में आने लगती हैं। हल्की गैसों का मतलब है हाइड्रोजन से या हीलियम से, और जो भारी गैसें होती हैं वो बाहर उसके सतह के ऊपर उठने लगती होंगी। जब अंदर की क्रिया, जब हाइड्रोजन पहुंच जाता होगा, तो नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूज़न की क्रिया जो है वो शुरू होती होगी, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में जो है एनर्जी प्रोड्यूस होता होगा, जो इस सेंटर को, जो इस नाभिक को बाहर की ओर धक्का देता होगा इतनी बड़ी मात्रा में। और हम सब जान रहे हैं कि चूँकि ये चक्कर काट रहा है गोल गोल बहुत ही तेज़ गति से, तो इसके ऊपर की ओर जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस लगती होगी जो इसको अंदर की ओर धक्का देती होगी। तो आप समझो कि एक नेबुला में क्या होता है और स्टार्स कैसे बनता है, हम समझ रहे हैं इसको। तो इस तरीके से ये एक स्टार बन जाता है।
इसी तरीके से सूर्य का भी निर्माण होता है। सूर्य क्या होता है कि उसके अंदर हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में मिल रहे होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया होती है और बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी निकलता है जो हमारे धरती पे भी आता है, और ये रेडिएशन के साथ आता है। लेकिन हमारा जो ओजोन लेयर है वो रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेता है। तो यही क्रिया, तो इस तरीके से स्टार्स बनते हैं। स्टार्स कैसे बनते हैं हम लोग समझ गए। और ये जो कि इतनी बड़ी मात्रा में एनर्जी निकलती है तो लाइट्स निकलती है और इसके कारण ये चमकते हैं। तो स्टार्स के पास क्या होता है, अपना एनर्जी होता है। स्टार्स के पास अपना क्या होता है, अपना लाइट होता है, अपना हीट होता है। ये कहाँ से आता है, ये आता है बेसिकली उसके अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। प्लैनेट में क्या अंतर है, स्टार्स और प्लैनेट में क्या अंतर है, प्लैनेट के पास ऐसा कुछ नहीं होता, कोई न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया नहीं होती, कोई उसका अपना एनर्जी नहीं होता, उसका कोई अपना हीट नहीं होता, उसका कोई अपना लाइट नहीं होता। लेकिन ये चीज़ स्टार्स में होते हैं और स्टार से ही टूट कर क्या बनाते हैं, प्लैनेट बनाते हैं। तो आई होप आपको समझ में रहा होगा कि स्टार्स कैसे बनते हैं। नेबुला से स्टार्स बनते हैं। तो आप क्या होगा कि ये एक स्टार बन गया, नेबुला क्या बन गया, स्टार बन गया। इसके ऊपर, इसके चारों ओर क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस लग रहे हैं और इसके अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन से जो एनर्जी निकल रही है, तो बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी निकल रही है लाइट के द्वारा, हीट के द्वारा। ये एनर्जी इसको बाहर की ओर धक्का देती है इसके सेंटर को फैलने के लिए, और ग्रेविटेशनल फोर्सेस उसको अंदर की ओर दबाती है। तो आप इमेजिन करो कि एक समय ऐसा भी आएगा जब इसके अंदर का हाइड्रोजन ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज वो तो लिमिट मात्रा में है। किसी भी नेबुला के अंदर का जो फ्यूल होता होगा, जो हाइड्रोजन होता होगा, वो तो लिमिट मात्रा में होता होगा। ठीक उसी तरह सूर्य में भी होता है। तभी तो कहा जाता है कि एक दिन सूर्य भी मर जाएगा, सूर्य भी एक दिन डाई कर जाएगा, सूर्य भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा। जिस समय सूर्य ख़त्म तो दुनिया ख़त्म, पृथ्वी भी ख़त्म, क्योंकि सब कुछ तो सूर्य से ही मिल रहा है, एनर्जी भी सूर्य से मिल रहा है, हमारे जीवन के लिए लाइट की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है, वो भी हमें सूर्य से मिल रही है। तो सूर्य ख़त्म तो पूरी की पूरी जो है वो आप कह सकते हो कि जीवन ख़त्म। तो लाइट, ये चीज़ तो सूर्य में भी हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन, उसका भी हाइड्रोजन जो है वो ख़त्म होगा एक दिन। तो क्या होता होगा स्टार्स के अंदर कि चूँकि ये बाहर की ओर धक्का दे रहा है, इसके अंदर से निकल रही एनर्जी, तो एक समय क्या होता होगा कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलना बंद हो गया होगा, क्योंकि हाइड्रोजन खत्म हो चुका होगा। तो जो ये एनर्जी जो उसको बाहर की ओर धक्का दे रही है, जैसे कारण मेंटेन होकर एक स्ट्रक्चर बना रहा है अंदर की फोर्स, ये लगातार टसल चलता रहता है। ऊपर से ये फोर्सेज और अंदर से ये फोर्सेज, ये आपस में टसल जो है एक जो है एक जो एक्टिविटी जो है वो चलती रहती है। अब हमें आगे समझने की ज़रूरत है कि जब ये लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया होती रहती है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो एक समय ऐसा आता होगा कि हाइड्रोजन का बनना ही बंद हो चुका होगा, क्योंकि हाइड्रोजन खत्म हो चुका होगा, हीलियम का बनना ही बंद हो चुका होगा। जो एनर्जी निकल रही है वो एनर्जी निकलनी बंद हो जाएगी। जब वो एनर्जी निकलनी बंद हो जाएगी तो आप इमेजिन करो कि ये जो बाहर की ओर फोर्स लग रही है वो लगना भी ख़त्म हो जाएगी। जब वो फोर्स लगना ख़त्म हो जाएगी तो जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर की ओर लग रहे हैं वो पूरी तरीके से हावी हो जाएंगे और इसको सिकुड़ देंगे, इसको बिल्कुल जो है वो दबा देंगे, बिल्कुल चाप देंगे, बिल्कुल अंदर से आप कह सकते हो उसको दबाकर संकुचित कर देंगे। आप समझ पा रहे हो? तब इसके बाद ही ब्लैक होल का निर्माण होता है, ये ब्लैक होल का निर्माण होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है। ब्लैक होल का निर्माण डाइंग स्टार से होता है, मरते हुए तारे से होता है। जब तारे की उम्र जो है, स्टार्स की उम्र जो है वो ख़त्म हो जाती है, तब बनता है ब्लैक होल। अब ब्लैक होल कैसे बनता है मैं बताता हूँ। मैंने आपको बताया कि ये जो सेंटर है, इसमें अब एनर्जी निकलना बंद हो गई, यानी जो ये फोर्स बाहर की ओर दे रहा था, अब ये फोर्स बाहर की ओर नहीं निकल रहा है। लेकिन एज इट इज़ ऊपर की ओर जो ग्रेविटेशन फोर्सेस उसके ऊपर जो उसको संकुचित करना चाहती थी वो तो लग ही रहा है, वो तो ख़त्म नहीं होगा। वो इसको क्या करेगा, इसको बिल्कुल पूरी तरह से सिकुड़ाएगा, इसको पूरी तरह से दबाएगा, और इतना दबाएगा मास के लेवल पर तो वो उतना ही होगा, उसके मास में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन उसको जो मिलने वाला जो कंप्रेसर है, जो कंप्रेस है वो कई गुना बढ़ चुका होगा, क्योंकि इस कंप्रेस से लड़ने का जो ये एनर्जी था, ये जो फोर्स था वो ख़त्म हो चुका है। मास उतना ही है, ताकत कई गुना बढ़ गई, तो ये दबेगा, ये इतनी तेज़ी से दबेगा कि एक होल का निर्माण कर देगा।
और ये होल के अंदर इतनी ज़्यादा इसमें क्योंकि मास को आप कह सकते हो कि एक तरह की एनर्जी में, एक तरह का फोर्स में तब्दील कर सकता है ये ब्लैक होल करता है कि इतने बड़े लेवल पर इसके होल में ग्रेविटेशनल पावर आ जाती है कि इसके आसपास कुछ भी हो तो ये इस ब्लैक होल उसमें अपने आप में निगल लेता है। अब इतना इवन लाइट जो कि सबसे ज़्यादा तेज़ गति से चलती है, उस लाइट को भी ये ब्लैक होल निगल लेते हैं। उसके अंदर इतनी ताकत आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि मास एज इट इज़ रहता है और जो आप कह सकते हो वॉल्यूम है, जो जगह है, वो कम होने लगती है। तो मास एज इट इज़ है, मास में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन जगह काफ़ी कम है, फोर्स काफ़ी तेज़ी से लगने लगी तो यह बहुत तेज़ी से संकुचित होता है। जब ये बहुत तेज़ी से संकुचित होता है तो उससे क्या हुआ कि एक ऐसा होल बनता है जिसके अंदर इतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट होती है, कि उसके आसपास कुछ भी हो उसके आसपास, इस तरह के ब्लैक होल के आसपास कुछ भी हो वो उसको निगल लेता है। और निगल लेने का मतलब ये है कि कोई भी हो, लाइट, इवन लाइट भी यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट होकर नहीं जाती। हम इसे ब्लैक होल क्यों कहते हैं, थोड़ा सा मैं आपको और बता दूँ हम इसे ब्लैक होल क्यों कहते हैं। सबसे पहले तो एक हॉल है, एक छिद्र है, एक होल है और ये ब्लैक है। ब्लैक का क्या मतलब है? देखिए, हमें कोई चीज़ ब्लैक क्यों दिखाई देता है? हमें एक ब्लैक टी शर्ट, एक ब्लैक क्लॉथ ब्लैक क्यों दिखाई देता है? हमें कोई भी चीज़ क्यों दिखाई देती है? आप इमेजिन करो, मान लो ये कोई वस्तु है, ये हमें क्यों दिखाई देती है? हमें ये क्यों दिखाई देती है, हमें समझना पड़ेगा। देखिए, अगर एक इंसान यहाँ खड़ा है तो इसको ये वस्तु क्यों दिखाई देती है? मान लीजिए यहाँ पे सनलाइट है या कोई भी एक लाइट का सोर्स है, बल्ब है या आप कह सकते हो कोई और भी जो सोर्स ऑफ लाइट है वो यहाँ है। मैं यहाँ पे एक सन को एज्यूम कर रहा हूँ। सन से लाइट्स निकलती है, यहाँ पड़ती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ह्यूमन आई तक पहुँचती है। इस रिफ्लेक्शन के कारण ही इसको ये वस्तु दिखाई देती है। अंधेरे में ये क्यों नहीं दिखाई देती? बिकॉज अंधेरे में कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है लाइट का, इस कारण कोई वस्तु हमें दिखाई नहीं देती। तो अब ये कोई वस्तु हमें ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू क्यों दिखाई देता है? देखिए, फॉर एग्जांपल ये वस्तु जो है वो ग्रीन कलर का है। ऐसा कोई वस्तु जो है, ये एक वस्तु है और यहाँ एक इंसान खड़ा है और यहाँ कोई एक सोर्स ऑफ लाइट है। मैं मानकर चल रहा हूँ कि सोर्स ऑफ लाइट है सन। और ये वस्तु जो है, कौन सा वस्तु है? ये रेड है। फॉर एग्जांपल ये एक रेड वस्तु है। हमें ये रेड क्यों दिखाई देता है? देखिए, हमें पता है कि जो सनलाइट आती है सूर्य से, उसमें 7 कलर होते हैं। कौन से 7 कलर होते हैं? आई होप आपने बचपन में ये जरूर पढ़ा होगा, VIBGYOR। कौन कौन से रंग होते हैं? 7 रंग, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये 7 कलर होते हैं। जब सनलाइट इसमें पड़ता है तो क्या होता है, ये वस्तु क्या करती है कि 6 जो है उसको ऑब्जर्व कर लेती है और जो रेड है, जो कि ये रेड कलर का होता है, तो जो रेड है उसको रिफ्लेक्ट करती है। तो सिर्फ रेड रे जो है वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँखों पे पड़ता है, इस कारण ये वस्तु हमें रेड दिखाई देती है। वाइट हमें कोई चीज़ क्यों दिखाई देती है? बिकॉज क्या होता है कि जब सनलाइट उसमें पड़ता है तो कोई चीज़ को सोखता नहीं है, किसी भी चीज़ को सोखता नहीं है। 7 के 7 कलर को ये वापस हमारे रिफ्लेक्ट कर देता है। इसके कारण 7 के 7 रंग को मिलाते हुए तो वाइट बनता है, तो हमें कोई भी वस्तु ब्लैक दिखाई देती है। ठीक उसी तरीके से कोई वस्तु में ब्लैक क्यों दिखाई देती है, वाइट दिखाई देती है। अब हमें देखना होगा कि कोई वस्तु में ब्लैक क्यों दिखाई देती है। सनलाइट यहाँ से पड़ा, ये कोई एक ब्लैक वस्तु है, जस्ट यहाँ पर माना जाए कि कोई एक ब्लैक वस्तु है। ठीक, यहाँ पर जो है सोर्स ऑफ लाइट है, फॉर एग्जांपल सन है। यहाँ एक ह्यूमन खड़ा हुआ है इसको देखने के लिए, ये ब्लैक वस्तु है। हमें कोई वस्तु ब्लैक क्यों दिखाई देती है? देखिए, यहाँ से सनलाइट पड़ा, 7 रंग इसमें पड़े। सनलाइट का मतलब क्या? वाइट, 7 लाइट, 7 कलर्स, 7 रंग के लाइट से पड़े, सबको ये वस्तु सोख लेता है, किसी को रिफ्लेक्ट होने नहीं देता है। इस कारण ही हमें कोई वस्तु ब्लैक दिखाई देती है। इस कारण ये कहा जाता है कि ठंड के दिनों में ब्लैक कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि ठंड के ब्लैक कपड़े क्या करते हैं, वो जो सनलाइट्स हैं उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसको रिफ्लेक्ट होने नहीं देते हैं। और इस कारण जो ऊष्मा बनती है, जो एनर्जी बनती है उसके अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा बनती है। इसलिए कहा जाता है कि ठंड के दिनों में ब्लैक कपड़े पहनो।
और गर्मी के दिनों में वाइट कपड़े पहनो। क्यों गर्मी के दिनों में वाइट कपड़े पहनो? क्योंकि जब सनलाइट पड़ती है गर्मी के दिनों में वाइट कपड़ों पे, तो वो सबके सब कलर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, सबके सब सनलाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, कोई वो वाइट सूखता नहीं है, जिसके कारण हमें गर्मी कम लगती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ब्लैक होल का मतलब क्या हुआ आपसे, आपके मतलब एक ऐसा होल जहाँ से कोई चीज़ वापस ना आए, यानी इवन लाइट भी वापस ना आए, इसलिए तो उसका मतलब हुआ ब्लैक होल। तो हमें अब समझ में आया कि ये ब्लैक होल कैसे बना होगा, यानी कि सब लाइट के अंदर का न्यूक्लियर फ्यूजन ख़त्म हो गया होगा, हाइड्रोजन हीलियम बनना बंद कर चुका होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होना बंद हो चुका होगा। तो क्या होता होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस काफ़ी तेज़ी से लगती होंगी, मास उतना ही है, फोर्स काफ़ी गुना बढ़ चुका होता है, बिकॉज इससे लड़ने वाला जो फोर्स होता है जो बाहर की ओर धक्का देता है वो ख़त्म हो चुका होता है। तो ऊपर की ओर जो फोर्स लगता है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है, मास उतना ही होता है, जगह कम होने लगती है, तो ये कंप्रेस होने लगता है। ये सब तरीके सब ऊपर से नीचे से आगे से पीछे से कंप्रेस होने लगता है। और इसके कारण क्या होता है कि कम जगह में ही उतना ही द्रव्यमान को एडजस्ट करना होता है। तो वो द्रव्यमान क्या होता है, किस में परिवर्तित हो जाता है, एक फोर्स में परिवर्तित हो जाता है, एक एनर्जी में परिवर्तित हो जाता है। और इतनी बड़ी मात्रा में ये ग्रेविटेशनल फोर्स बनाता है कि उसके अंदर आप कुछ भी डालो, इवन सनलाइट जो कि सबसे ज़्यादा तेज़ गति से चलता है दुनिया में, सबसे ज़्यादा तेज़ गति से कोई चलता है तो लाइट चलता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, उसको भी ये ऑब्जर्व कर लेता है, उसके अंदर इतनी ताकत होती है। तो आप ये सोचते हो कि इस यूनिवर्स में न जाने कितने स्टार्स होंगे आज से पहले, जो धरती बनने के बाद बने होंगे और धरती बनने के बाद मरे होंगे। तो न जाने इस यूनिवर्स में कितने कितने ब्लैक होल्स होते होंगे, आज भी न जाने कितने स्टार्स मरते हैं और वो सब ब्लैक होल में तब्दील हो जाते हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है, इस यूनिवर्स में न जाने कितनी ब्लैक होल्स होंगे, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब तक सिर्फ एक तस्वीर आई है ब्लैक होल की, मैं आपको बताऊंगा। और ये जो ब्लैक होल की तस्वीर आई थी वो ऐसे स्टार की आई थी जिसका जो साइज था वो सूर्य से कई गुना बड़ा था, इसलिए उसकी तस्वीर आ गई। वरना क्या होता है, कभी कभी मोस्टली केसेस में क्या होते हैं कि इतने छोटे छोटे स्टार्स मरते हैं कि जो ज़रूरी नहीं है कि सब स्टार्स मरने के बाद ब्लैक होल ही बनता है। ये डिपेंड करता है उसके मास पर। अगर कोई स्टार है, उसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 टाइम्स के आसपास या उससे कम होता है, तो वो ब्लैक होल नहीं बनता, वो एक अलग चीज़ बनता है, उसको वाइट ड्वार्फ कहते हैं। ड्वार्फ का मतलब होता है बौना, यानी कोई छोटा पिंड बन जाता होगा, कोई ब्लैक होल नहीं बनता। ब्लैक होल बनने के लिए क्या कंडीशन है कि उसका जो मास होना चाहिए 1.4 टाइम्स सूर्य के मास से, यानी सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या आप ये कह सकते हो कि सन भी इन फ्यूचर ख़त्म होने के बाद ब्लैक होल बन जाएगा? आप नहीं कह सकते, बिकॉज सूर्य का भी द्रव्यमान जो है काफ़ी कम है, वो भी मोस्टली केसेस में हो सकता है कि बन भी जाए या फिर वो वाइट ड्वार्फ बनकर रह जाए। तो आप समझो कि इस सोलर सिस्टम में इस यूनिवर्स में न जाने कितने स्टार्स मरे होंगे, आगे भी अभी भी कितने स्टार्स बन रहे हैं नेबुला के थ्रू, और कितने डेली मर रहे हैं और कितने मर रहे होंगे और ब्लैक होल बनने जा रहे होंगे, कितने जो वाइट ड्वार्फ बनने जा रहे होंगे। इसी तरीके से ये भी कहा जाता है कि हमारा जो गैलेक्सी है, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है, हमारी पृथ्वी है, हम रहते हैं, उस गैलेक्सी के सेंटर में भी एक ब्लैक होल है। कई साल पहले, कई अरब साल पहले क्या हुआ होगा कि एक बड़ा स्टार जो इस गैलेक्सी में था वो मरा होगा और उससे ब्लैक होल बना होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये यूनिवर्स कैसे बना, स्टार्स कैसे बनते हैं, और स्टार जब बनते हैं और स्टार जब मरने लगते हैं तो ब्लैक होल का निर्माण करते हैं। और वो ब्लैक होल का निर्माण क्यों करते हैं हम लोग समझ गए हैं। और उसके पास इतनी अंदर ताकत कहाँ से आती है कि वो कुछ भी अट्रैक्ट कर लेता है, अपने अंदर निगल लेता है। इसके अंदर जो है इतनी ताकत कहाँ से आई, देखिए ये जो है ये तस्वीर आई थी दुनिया के सामने अप्रैल 2019 में, 10 अप्रैल 2019 को ये तस्वीर दुनिया के सामने आई। और नासा के द्वारा जारी की गई ये तस्वीर, आप कह सकते हो ये पहली तस्वीर है किसी ब्लैक होल की। यानी आप कह सकते हो कि जो अब तक जो ब्लैक होल्स की फ़ोटोज़ आप लोगों ने देखे होंगे इंटरनेट पर,
अधिकतर वो जो था वो एक इलस्ट्रेशन था, वो एक ग्राफिक्स के ज़रिए सिर्फ आप कहते हो दिखाने के लिए कि ऐसा होता होगा। ये रियल तस्वीर ब्लैक होल की ये है। ये 10 अप्रैल 2019 को नासा ने पब्लिश किया था। यानी ये ब्लैक होल ऐसा होता है। अगर आप समझ पा रहे हो ये ब्लैक है, आप समझोगे यहाँ भी लाइट्स दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि इसके अंदर इतनी ग्रेविटेशनल पावर होती है कि जो चीज़ को ये अपने अंदर समेटता है उससे बहुत बड़ी मात्रा में रेडिएशन निकलता है, और ये वही रेडिएशन है जिसके कारण चमकता है और हमें दिखाई दे रहा है। ये कोई मामूली स्टार्स के मरने पर नहीं क्रिएट हुआ होगा। आप समझो कि एक ऐसे स्टार्स को मरने पर ये क्रिएट हुआ होगा जो यू कैन से सूर्य की अपेक्षा कोई 1000 गुना, कोई लाख गुना बड़ा होगा। वैसा स्टार जब मरा होगा तो ये ब्लैक होल बना होगा। इस कारण भी हम इसकी तस्वीर खींच पाए। नासा इसके तस्वीर को खींचने में कामयाब हो पाई बिकॉज ऑफ इट्स साइज। तो आप, आई होप आपको समझ में आया होगा अब तक कि पूरी का पूरा क्या है ब्लैक होल, कैसे बनता है, यूनिवर्स हमारा कैसे काम करता है। हम लोग आगे एक आध दो चीज़ और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सुनिए, ब्लैक होल स्टार्स के मरने के बाद बनते हैं। हम लोगों ने समझ लिया स्टार्स बनता है नेबुला के थ्रू, फिर नेबुला जब अंदर हाइड्रोजन फ्यूजन खत्म हो जाता है तो वो ब्लैक होल में बदलता है। जरूरी नहीं है सभी स्टार्स ब्लैक होल में ही बनते हैं, कुछ स्टार्स वाइट ड्वार्फ में चेंज होते हैं। इस तरीके से भी ये भी हो सकता था कि ये भी हो सकता है कि एक यूनिवर्स में कई ब्लैक होल आपस में टकरा सकते हैं। जैसे ये एक ब्लैक होल है, ये एक ब्लैक होल है, घूमते घूमते ये आपस में टकरा जाए, ऐसा भी होता है। ऐसा दो ब्लैक होल आपस में टकराते हैं और ये होता है यूनिवर्स में। जब दो ब्लैक होल आपस में टकराते हैं तो एक बहुत बड़ा ब्लैक होल बनता है, और सिर्फ ब्लैक होल ही नहीं बनता, उसके कारण क्या होती है कि बहुत बड़े मात्रा में ग्रेविटेशनल वेव्स निकलती है। ये ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती है, इस पर भी बहुत रिसर्च हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स तो सुना होगा, लेकिन ये ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती है, एक्चुअली ये यूनिवर्स के लिए एक वेव्स है। जब दो ब्लैक होल्स आपस में टकराते हैं तो एक बड़ा ब्लैक होल का निर्माण करते हैं। बड़ा ब्लैक होल छोटे ब्लैक को अपने में समाहित कर लेता है, वो अपने से बड़ा एक ब्लैक होल का निर्माण करता है, और बहुत बड़ी मात्रा में क्या बनता है, ग्रेविटेशनल वेव्स का निर्माण करता है। हम इसको लेकर इतना ज़्यादा श्योर क्यों हैं? बिकॉज कई सारे ऐसे रिसर्च लेबोरेटरीज़ में हमने जो है ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्ज़र्व किया है, हमने उसको देखा है, हमने उसको ऑब्ज़र्व किया है, और इससे हमारे साइंटिस्ट ने ये अनुमान लगाया है कि हो सकता है कि आए दिन भी या इसके पहले भी जो ब्लैक होल्स हैं आपस में टकराते होंगे। और अभी जो नोबेल प्राइज़ मिला 2020 का नोबेल प्राइज़, वो भी फिज़िक्स के क्षेत्र में ऐसे 3 साइंटिस्ट को मिला जिन्होंने ब्लैक होल को लेकर काफ़ी अच्छा काम किया। ब्लैक होल को लेकर अगर सबसे अच्छा कोई व्यक्ति, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने तो बहुत अच्छा डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन उतने डिटेल में नहीं किया, लेकिन स्टीफन हॉकिंग जो थे उन्होंने अपना पूरा जी जान ब्लैक होल को लेकर लगाया, अपना पूरा का पूरा जो है वो जीवन ब्लैक होल और इससे रिलेटेड यूनिवर्स से रिलेटेड चीज़ों को समझने में लगाया। मैं मानता हूँ कि स्टीफन हॉकिंग्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है सबके लिए, चाहे वो फिज़िक्स का हो या फिज़िक्स से जुड़ा न हो, बिकॉज ये हमें बताता है कि ह्यूमंस की उत्पत्ति कहाँ से होती होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा ब्लैक होल बनते कैसे हैं। बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश की। हमें बेसिकली समझना यह है, नेब्यूलाज, बिग बैंग बना, एटम्स बने, एटम्स आपस में जुड़कर एक गैस, एक नेब्यूला का निर्माण करते होंगे, फिर नेब्यूला आपस में मिलते होंगे और घूमते होंगे तेज़ी से, जिसके कारण सेंटर में हाइड्रोजन आता होगा, और ये हाइड्रोजन आपस में न्यूक्लियर फ्यूजन करके एनर्जी क्रिएट करते होंगे, और इस तरीके से एक बहुत बड़ी मात्रा में न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया चलती होगी। ये न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया चलते चलते एक दिन हो सकता है ख़त्म हो जाए, यानी स्टार्स भी ख़त्म हो जाए, और इसी स्टार्स के कारण जो है मरते हुए स्टार्स, डाइंग स्टार्स के कारण ब्लैक होल का निर्माण होता है। और ब्लैक होल सच्चाई है, बिल्कुल। ये तो कहा जा सकता है अब तक के रिसर्च में कि ब्लैक होल कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये एक सच्चाई है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, हमारे वीडियोस को जरूर लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज से ज़रूर जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है।
ज़रूर से ज़रूर जाइए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।